तो हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, क्लास 10th का साइंस। ठीक है, तो ध्यान से सुनना सभी लोग, तुम लोग पढ़ना, और जो लोग यूट्यूब पर हैं उन लोगों का कक्षा 10 वालों का साइंस का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहला हेडिंग है हमारा क्या, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, देखो वह परिवर्तन जिसमें क्या होता है, वस्तु के केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके संघटन तथा उसके कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना ही इसमें कोई नई वस्तु का निर्माण होता है। कहने का मतलब एक ऐसा चेंजेस होता है जिसमें कोई नई वस्तु नहीं बनती है, उसके रंग, आकार और उसके आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे बल्ब का जलना, बल्ब को देखो जलते हो ना, उसमें कलर चेंज होता है ना। बर्फ का पिघलना, जैसे हम बात कर रहे हैं भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, और रंग हो गया, उसकी आकृति वगैरह में परिवर्तन हो सकता है, बल्कि उसके संघटन या उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। जैसे हमारा बल्ब का जलना, बर्फ का पिघलना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि तो उन चीजों का क्या होना, चेंज होना, ना कि उनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक चीज होती है गंधक, गंधक का भी पिघलना क्या कहलाता है, आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के गुणों के साथ साथ उनके संघटन एवं भार में भी परिवर्तन हो जाता है तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। देखो इसमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ध्यान से सुनना, स्थायी होते हैं। स्थायी का मतलब कहने का, एक बार हो गए तो दोबारा उसी अवस्था में नहीं आएंगे। जैसे कि दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, एक बार दूध बन गया तो वापस वो दूध से दही बन गया, तो दही से वापस दूध बनेगा, नहीं बनेगा। जैसे लोहे में जंग लगना, अगर जंग लग गया लोहे में तो वो वापस क्या लोहा बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तथा कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय, मतलब एक बार हो गए तो वापस नहीं होंगे। ठीक है, वापस उसी अवस्था में नहीं होंगे। लेकिन भौतिक में ऐसा हो सकता है, जैसे लोहा है, लोहे को पिघला दिया गया तो तरल अवस्था में होगा, फिर थोड़ी देर बाद जब उसको वातावरण का टेम्परेचर क्या होगा, नॉर्मल आ जाएगा उसकी ठोस अवस्था के लिए, तो ठोस अवस्था के लिए हो जाएगा। और वैसे अब लेकिन इसमें क्या होता है, देखो नए पदार्थ बन जाते हैं, दूध के गुण अलग होंगे और दही के गुण अलग होंगे। तो प्रोडक्ट मतलब कहने का, उत्पादों के और अभिकर्मकों के गुण क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका, रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद आता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, देखो अभिक्रिया तो हमें समझ में आता है, हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, लेकिन एक्चुअली होती क्या है इस चीज में। देखो क्या होता है कि जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब जब एक या एक से अनेक, जैसे कोई इसमें देखो जैसे एग्जाम्पल हमारा लिखा है नौसादर और चूना, तो क्या कर रहे हैं, एक है या अनेक, मतलब एक या एक से अनेक क्या करते हैं, किसी चीज से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर दो हैं, दो के जगह तीन हो सकते थे, चार हो सकते थे। ठीक है, तो नए पदार्थ बनाते हैं, तो क्या कहलाती है, आपके रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब कि अभिकर्मक और उत्पाद, समझे, अभिकर्मकों से मिलकर के उत्पाद का बनना क्या कहलाता है, आपका रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चीज क्लियर है, ओके। उसके बाद आता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया को निम्न परीक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। मतलब अब हम ये कैसे पहचानें कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, पता होना चाहिए कि हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके लिए हमारा क्या होता है, दो तीन चीजें, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, मतलब ठोस से थी द्रव में हो सकती है, द्रव से गैस में हो सकती है, ये हो सकता है। उसके बाद ताप में परिवर्तन हो सकता है, जैसे हम देखते हैं ना चूना होता है ना, चूना CaO, चूनों को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता, बढ़ता है ना, देखो कभी चूना फूलता हुआ, देखो ना। तो ये चीज हो गया। उसके बाद है रंग में परिवर्तन, उसके कलर में भी चेंजेस हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका कलर परिवर्तन हो जाता है रखे रखे पर। ठीक है, तो क्या होता है, इसका कलर में जब परिवर्तन होता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है गैस का निर्माण, गैस का निकालना, सॉरी, देखे होगे ना, जब हम चूना फुलाते हैं तो गैस निकलती है एकदम। तो अगर गैस निकल रही है इसका मतलब है कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब कोको कोला देखो ना, कोको कोला, कोको कोला में क्या होता है, उसमें एक गोली डाल देते हैं ऐसे, तो एकदम से वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है ना। तो वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, तो एक प्रकार की गैस निकल के आती है, निकलती है ना, जब उसके फॉर्म, तो उसका क्या मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। कहने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया
हो रही थी, ये पहचानने के होते हैं, कैसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है इसमें रासायनिक समीकरण। मतलब कहने का रासायनिक समीकरण होता क्या है। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, क्या होता है, देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो हम जैसे मान लो कह दें कि सोडियम तथा H2O, कहने का मतलब पानी और सोडियम मिल करके NaOH प्लस H2 बना रहे हैं, ऐसे हिंदी में बोल दिए। तो अब ये तो पता चल गया कि बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अब हमें यह पता चल गया कि ये चीज ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन अब हम रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे। तो रासायनिक समीकरण के लिए क्या होता है कि उनको सूत्रों को, तो सोडियम का होता है Na, पानी का होता है H2O, तो उनको लिख दिया। और अब वो क्या हो गया, अभिकारक और उत्पादों को दोनों को क्या करने पर रासायनिक सूत्रों के रूप में, देखो इसको लिख रहे हैं ना सोडियम, ऐसे हम बात करते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं सोडियम, लिख सकते हैं, लेकिन ये हम इसको रासायनिक सूत्र के रूप में लिख रहे हैं, लिख रहा है ना। तो उनको रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, रासायनिक समीकरण, या लिख करके दर्शाना। ठीक है, हमें अगर कह दिया जाए कि जैसे मान लो कोई भी और भी रिएक्शंस हो सकती हैं, उनमें अगर आ जाए जैसे कि मान लो कह दिया जाए कि MgO2 है तुम्हारे पास, वो जैसे नौसादर और चूना है। ठीक है, नौसादर और चूना, तो CaCl2 प्लस का H2O और प्लस का NH3 बन रहा है, कहने का मतलब अमोनिया और कैल्शियम क्लोराइड और प्लस आपका पानी बन रहा है। तो क्या करोगे, उसको आप रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखोगे, तो लिखोगे नौसादर का फार्मूला जैसे NH4Cl लिखोगे, फिर उसके बाद लिखोगे चूना CaO होता है और रिएक्शन का चिन्ह बनाओगे और उसको बनाओगे CaCl2 बन रहा है और प्लस आपका बन रहा है H2O प्लस का NH3। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो अगर रासायनिक समीकरण की बात करें हम, तो किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीक के रूप में, समझ रहे हो ना, प्रतीक के रूप में, उनके सूत्रों के रूप में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये चीज क्लियर है। देखो एक लाइन इसमें लिखे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व पदार्थ को अभिकारक तथा अभिक्रिया के बाद के या अभिक्रिया में उत्पन्न पदार्थों को क्या कहते हैं, उत्पाद। जैसे ये हुआ अभिकारक, मतलब जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं आपके अभिकारक। यहाँ पर जो बनकर तैयार होता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। रासायनिक समीकरण को आप संतुलित करना पता क्यों जरूरत है, क्योंकि जितने भी अणु, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण के बाईं ओर और दाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। देखो इधर, जैसे इधर लिखा हुआ है Na और इधर लिखा हुआ NaOH। ठीक है, तो ऑक्सीजन को अगर देखें तो इधर एक है, इधर एक, दो हो गई। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है इसमें कि बराबर होनी चाहिए हमारी, किसमें, दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखो यहाँ पर अभी बराबर नहीं, यहाँ पर 2 लगना चाहिए, लगना चाहिए ना। तो यहाँ पर जब 2 लगती तब H2O होता है, अभी Na बैलेंस है और आपका Na बस बैलेंस है, तो यहाँ पर 2 लग जाएगा तो 2 H2O ये सब हो जाएगा ना। तो रासायनिक समीकरण क्या जरूरत होती है कि जितने अणु बनते हैं उतने ही अणु, जितने अणु अभिकारक में होते हैं उतने ही आपके उत्पाद बनते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना होता है। तो रासायनिक समीकरण के बाईं ओर तथा दाईं ओर, बाईं ओर तथा दाईं ओर, ये हो गया आपका बाईं ओर और ये हो गया दाईं ओर, बाईं ओर तथा दाईं ओर तत्व की परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, क्योंकि द्रव्य की अविनाशता के नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही कोई नया परमाणु का निर्माण होता है। कहने का मतलब यह है कि जितने आप अणु अभिक्रिया में भाग लेंगे उतने ही अणु उत्पाद में बनेंगे, समझे। जैसे कि मान लो हमारे पास ये है Mg है और O2 है, MgO2 है, मिलकर के बना रहा है MgO, मिलकर के क्या बना रहा है, MgO। अब देखो MgO बना रहा है तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 है, 2 अणु है ना, तो यहाँ पर 2 करने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर 2 का गुणा कर दिए तो ये जब 2 का गुणा हो गया इधर MgO हो गया, तो इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखो दोनों में हो गए, तो 2 Mg इधर हो गए और 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इधर हो गए। क्लियर है। तो ये आपका क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण संतुलन। कहने का मतलब जितने भी अणु अभिकारक में होंगे उतने ही अणु परमाणु किस में होंगे, उत्पाद में। ठीक है, अणु के परमाणु, कहने का मतलब अणु के
परमाणु की संख्या जितनी होगी उतनी ही संख्या उत्पाद में होगी। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। इसमें अलग अलग तरीके की विधियां होती हैं, जैसे मुख्यतः 4 विधियां होती हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या होती है, निम्नलिखित 4 विधियां होती हैं। ठीक है, 4 विधियां प्रचलित है, उनमें से देखो पहला होता है अनुमान विधि। अनुमान विधि का मतलब होता है कि उसमें अनुमान लगा लिया जाता है लेफ्ट साइड और राइट साइड की लगभग कितने कितने का गुणा कर दिया जाए कि बराबर हो जाए। ठीक है, उसके बाद आता है आंशिक समीकरण विधि। उसमें क्या होता है, आंशिक समीकरण में क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन होती उसको पहले छोटे छोटे रिएक्शनों में तोड़ दिया जाता है और फिर अनुमान विधि से उसको करके जोड़ दिया जाता है। तो लेकिन आपके सिलेबस में क्या है कि अनुमान विधि है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अनुमान विधि से कैसे इनको किया जाता है। ठीक है, तो पहला होता है देखो अनुमान विधि। अनुमान विधि में क्या कहते हैं, पहले अभिकर्मकों को तीर के बाईं ओर तथा उत्पादों को उनके सूत्रों के रूप में लिख दिया जाता है। कहने का मतलब जो बाईं तरफ है इसकी तरफ हम लिख देते हैं उनके अभिकर्मकों को। ठीक है, और तीर के दाईं तरफ, ये तीर लगा है, दाईं तरफ हम लिख देते हैं उत्पाद। उत्पाद मतलब जो बन करके तैयार होता है। ठीक है, उनको लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो परमाणु सबसे कम संख्या में आया है, कहने का मतलब अभिकर्मक की तरफ जो सबसे कम हो उसको संतुलित किया जाता है। उसके बाद क्रमशः अधिकतम तथा अंत में अधिकतम। कहने का मतलब जो ये अभिकर्मक है, इस साइड हमारा अभिकर्मक है, वो सॉरी अभिकारक है। तो अभिकारक में क्या है, जितने भी जिनमें से सबसे कम है, क्या है, जिनमें से सबसे कम है उसको क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि संतुलित है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा सबसे कम क्या है, Cu है। इधर देख रहे हैं Cu बराबर है, बराबर ना। इधर देखते हैं S, तो इधर देखते हैं S बराबर है। फिर उसके बाद कम क्या है, H2 है, तो H2 देखते हैं तो इधर क्या है, H2 है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा O जो है दोनों तरफ देखेंगे तो O बैलेंस नहीं है। इधर कितना है 4, इधर कितना है 4 2 6 1 7 है ना। तो अब देखो इधर क्या करो, अगर तुम इधर 2 का गुणा करवा दो, ठीक है, यहाँ पर भी देखो H2 बैलेंस था, इधर अगर तुम 2 का गुणा करवा दो तो कितना हो रहा है, देखो 2 का गुणा करवाओगे तो 4 दूनी 8, तो इधर कितना होगा 4 और 2 6 1 7, अभी भी बैलेंस नहीं है। अगर देखो इसमें क्या करो, 2 का गुणा करा दो, इसमें भी 2 का गुणा करा दो। इसमें क्या देखो 2 का गुणा करा रहे हो तो इसमें भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि H2 को भी बैलेंस करना पड़ेगा। इधर देखो 2 इधर का करवा दिया, 2 इधर का करवा दिया, हो गया। तो 2 दूनी 4 हो गए। अब देखो S डिसबैलेंस हो गया, क्या S डिसबैलेंस हो गया ना, तो इसमें भी S का 2 का गुणा करवाना पड़ेगा। तो कर लेंगे आप लोग, इसमें कोई कठिन नहीं। ठीक है, इसमें CuSO4, इसमें 2 का इसमें 2 का कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का गुणा करवा दोगे तो 2 4 दूनी 8 4 12 ये हो जाएगा। तो इनको क्लियर कर लेना। ठीक है, तो इधर ऑक्सीजन का हो जाएगा और इधर ऐसे हाइड्रोजन का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या आता है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का मतलब रासायनिक अभिक्रिया होती कितने प्रकार की हैं। ठीक है, तो देखो नंबर 1 आपका होता है संयोजन अभिक्रिया। इधर ये क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, किसी चीज का क्या होता है, जुड़ना। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके, संयोग लिखा है इधर पर लेकिन यहाँ पर क्या होगा, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का मतलब कहने का 2 होंगे इस साइड, अभिकारक जो होंगे 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे, लेकिन जो उत्पाद बनेगा वो एकल बनेगा। एक संयोजन मतलब कहने का जुड़ करके, ठीक है, यह संयोजित होकर के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक तो होंगे, लेकिन जो अभिकारक तो होंगे 2 से 2 से अधिक, लेकिन उत्पाद जो होगा कैसा होगा, एकल मतलब एक बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए अमोनिया प्लस का हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl। देखो ये दोनों हैं, जुड़ गए ना, इसमें कोई दिक्कत हो गया। उसके बाद आता है आपका विस्थापन अभिक्रिया। क्या आता है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक जगह से उस किसी को हटा देना और उस पर खुद जाकर बैठ जाना, क्या कहलाता है आपका, विस्थापन होता है ना। देखो अब विस्थापन का मतलब होता है, देखो विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें एक क्रियाकारी कारक पदार्थ द्वारा दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाकारक पदार्थ विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब जैसे कि हमारा कम पावर वाला कोई व्यक्ति है, एक ज्यादा पावर वाला व्यक्ति है, तो कम पावर वाले व्यक्ति को हटा करके ज्यादा पावर वाला व्यक्ति बैठ जाए, समझे, तो वो क्या कहला है, विस्थापित कर दिया, उसकी जगह पर खुद बैठ गया। जैसे कि हमारा रिएक्शन है CuSO4, कॉपर सल्फेट है और आयरन जो होता है कॉपर से ज्यादा रिएक्ट करता है, मतलब कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है।
ठीक है। तो उसने क्या किया, इसको हटा दिया और खुद बैठ गया, तो इसका क्या हुआ, कॉपर का विस्थापन हो गया, हो गया। तो ये क्रिया कौन सी कहलाई, विस्थापन अपक्रिया। क्या कहलाई, विस्थापन अपक्रिया। इसमें देखो ऐसे है Cu और इसमें क्या है Zn, और देखो इसमें Zn और Cu और Zn, तो Zn अधिक क्रियाशाली है किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा। तो उसने क्या किया, कॉपर इस तरफ कर दिया, ठीक है, और Zn को इस तरफ कर लिया, ठीक है। तो Zn को क्या किया, Cu को प्रतिस्थापित करके Zn बैठ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो ये चीज क्लियर है। विस्थापन में क्या होता है, विस्थापित हो जाता है, कम क्रियाशील वाले को अधिक क्रियाशील वाला विस्थापित कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं। वियोजन का मतलब क्या होता है, वियोजन मतलब अलग होना, वियोजन मतलब अलग होना, वियोजित हो जाना, ठीक है, अलग हो जाना। तो देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के द्वारा, बाह्य कारक क्या होते हैं, मतलब बाहर के, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, और ये विद्युत हो गई, ये सारी चीज क्या होते हैं, बाह्य कारक होते हैं, इनके इफेक्ट होते हैं, प्रभाव, ठीक है। जैसे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में क्या होता है, अपघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है, अपने जो मूल उसके क्या होते हैं तत्व या उनके छोटे छोटे यौगिक, उन पर क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं। देखो वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, प्रकाश द्वारा या तो विद्युत द्वारा या ऊष्मा द्वारा, ठीक है। तो इनके हम तीनों का तीनों पढ़ेंगे। जैसे आपका ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है, इधर देखो, ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसमें अपघटित। देखो यहाँ पर गलत टाइप किया हुआ है, रासायनिक था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, रासायनिक, गलत लिखा ना, यहाँ पर क्या होगा, रासायनिक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अभिक्रिया उसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसमें अपघटन कहलाती है। जैसे कि देखो CaCl2 है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको अगर ऊष्मा दी जाए, ऊष्मा मतलब हीट है, गर्म की जाए, तो क्या बन जाएगा, CaO, ठीक है, क्या बन जाएगा, CaO प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो ये था एक कंपाउंड था ना, अब ये क्या कर रहा है, दो अपने मूल अवयव, कहने का मतलब CO और कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ था, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और अब कैल्शियम ऑक्साइड बच गया, ठीक है। वैसे देखो फेरस सल्फेट में हो रहा है, फेरस सल्फेट में क्या हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है और प्लस का SO3 बन रहा है, प्लस का SO2 बन रहा है, ठीक है। इसमें देखो बैलेंस किया गया है, दो इधर है, दो सल्फर इधर है, तो 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन है, 3 3 6 और 2 8 हो गया, Fe2 है, 2 Fe, ठीक है, बैलेंस है ना इसमें। देखो जो वहां पर अभी अभिक्रिया बता रहे थे ना बैलेंस करने के लिए, वैसे इसमें भी हो रहा है। इसमें क्या करना होता है, पहले कम से कम वाले को, फिर उसके बाद ज्यादा से ज्यादा वाले को। तो कम वाले को अगर देखें तो Fe है, Fe2 2S इस तरीके से एक एक करके, ठीक है। उसके बाद आता है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन क्या होता है कि जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, किसके द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश अपघटन। कहने का मतलब अभी हमें वियोजित करने के लिए, तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही थी, लेकिन अगर प्रकाश के द्वारा हो जाए, किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा हो जाए, तो आपकी क्या कहलाएगी, प्रकाश अपघटन। जैसे होता है AgCl, एक कंपाउंड है, तो AgCl में क्या हो रहा है, Ag अलग हो रहा है और Cl2 अलग हो रहा है। अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कर दिया जाए तो Cl अलग हो जाएगा और Ag अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये Cl2 के रूप में निकल के आ जाएगा और ये Ag के रूप में। ये S जो लगा है इसका मतलब क्या है, सॉलिड है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आता है हमारा क्या, विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन के बारे में देखो क्या होता है कि जब अपघटन की प्रक्रिया किस में हो, वह विद्युत जब उपस्थिति हो, किसकी, विद्युत की। तो अब देखो इधर देखिए, वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, तो विद्युत अपघटन कहलाता है, समझे। कहने का मतलब जो उसमें कंपाउंड हैं वो अपने अलग अलग तत्वों में टूट जाएं करंट पर, मतलब विद्युत देने पर, तो आपकी क्या कहलाएगी, विद्युत अपघटन। जैसे होता है H2O क्या होता है, अगर इसमें करंट दिया जाए तो क्या होता है H2O प्लस O2 में, लेकिन ये नॉर्मल करंट में नहीं होता, लगभग 1000 वोल्टेज, कम से कम 1000 वोल्टेज पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होने लगती है।
तो उसमें से कैथोड जो होगा ना, जो तार होगा प्लस वाला, उस पर H2 निकल के आएगी, और जो माइनस वाले होगा उस तरफ से क्या निकल के आएगी, O2। ठीक है, क्लियर है गंगा, क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा KCl, देखो पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे इसमें भी होता है। ठीक है, अब आता है उभय अपघटन। उभय का मतलब क्या होता है, कॉमन, क्या होता है, कॉमन, लेकिन ये डबल। ठीक है, तो इधर देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि है आपका उभय अपघटन अभिक्रियाएं, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। कहने का मतलब देखो, दोनों अभिकारक हैं, लेकिन विनिमय का मतलब होता है क्या, बदल लेना या आपस में समझौता कर लेना, समझे। तो ये क्या कर लेते हैं, एक दूसरे में एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब जो चीज इसमें रिक्वायरमेंट है वो इसमें, और इसमें क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। देखो BaCl2 था, इधर था Na2SO4, तो क्या हुआ, Na कहाँ चला गया, Cl2 के साथ, और जो Ba था वो चला गया किसके साथ, SO4 के साथ। तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, अपघटन हुआ, लेकिन कैसा हुआ, दोनों कंपाउंडों का हुआ, तो द्विअपघटन कहलाया। और इन्होंने क्या किया, टूटने के बाद आपस में विनिमय कर लिया, तो क्या कहलाएगा आपका, उभय अपघटन अभिक्रिया, या डबल डिकम्पोजिशन भी कहलाती है। ठीक है, या द्विविस्थापन भी कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर आता है ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी। ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी तो अब नाम से ही पता चल रहा है, पता चल रहा है ना। देखो ऊष्मा छेपी क्या होती है, कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब अभिक्रिया करने पर ऊष्मा निकलती है। जैसे हम चूने की बात कर रहे थे ना, उसमें ऊष्मा निकल रही थी ना, पानी और उसको मिलाने पर CO होता है ना, उस पर देखे हो ना कि गर्माहट एकदम निकलती है, ऊपर के भाप भाप निकलती है, तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, तो क्या कहलाएगी वो, ऊष्मा छेपी। जैसे मेथेन और ऑक्सीजन हो गया, जैसे मेथेन गैस जो होती है ना, तो जब जलती है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, तो जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो देखो, तो क्या निकलती है, हीट, गर्म निकलता, गर्म एकदम हो जाता है ना, सारा का सारा माहौल होता है ना, जैसे गैस जब जलती है। तो देखो इसमें क्या हुआ, तो ये बनाती है पानी के थोड़ा कण और कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस साथ में क्या देती है, हीट, मतलब ऊष्मा। ठीक है, क्लियर है। जिसमें ऊष्मा निकले तो क्या होगा, ऊष्मा छेपी, और जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो या ऊष्मा देनी पड़े तो वो ऊष्मा शोषी। देखो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जिनकी प्रगति मतलब बढ़ना आगे की तरफ, जो रिएक्शन आगे होती है, ठीक है, मतलब रिएक्शन हो रही होती है, तो क्या होता है, कुछ ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब उसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, तो क्या कहलाती है आपकी, ऊष्मीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, वो सॉरी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है। उसके जैसे देखो होता है HGO, इसमें ऊष्मा दिया जाए तो Hg अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, या O2 क्या होता है, निकल जाता है। तो आपका ये कौन सा अभिक्रिया कहलाया, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा से छेपी। देखो नॉर्मल सी बात है, अभिक्रिया कराने में तो आपको गर्माहट करनी पड़ेगी या गर्माहट निकलेगी। अगर करनी पड़ रही है तो ऊष्मा शोषी, अगर नहीं करनी पड़ रही तो ऊष्मा छेपी, मतलब ऐसे अगर निकल के आ रही है उसमें तो ऊष्मा छेपी कहलाएगी। ठीक है, अब आता है ऑक्सीकरण तथा अपचयन। अब इसको क्लियर समझना, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, देखो पहला नंबर होता है ऑक्सीकरण या उपचयन। इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण को क्या कहा जाता है, उपचयन, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इसमें क्या, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो, या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। कहने का मतलब ये ऑक्सीजन जो हो जुड़े और हाइड्रोजन निकले, या तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकल जाए, तो आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। देखो जैसे इसमें है ZnCuSO4, तो ZnCuSO4 तो ये SO वाला कंपाउंड है, वो Zn के साथ जुड़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ और हाइड्रोजन का ह्रास हुआ। तो इसमें हाइड्रोजन है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन चीज होती है इलेक्ट्रॉन का क्या होना, निकलना। तो देखो इसमें क्या हुआ, Zn वाला निकाल दिया और इसने ग्रहण कर लिया, किसने, Cu ने ग्रहण कर लिया। तो देखो Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है और ये इधर का करके जुड़ रहा है। अब देखो Na ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो Na प्लस बना लिया, प्लस का एक इलेक्ट्रॉन। और जो चयन होता है इसका जस्ट उल्टा होता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग हो या पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, तो क्या कहलाता है आपका, अपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। अपचयन में देखो CuO और प्लस का H2, तो देखो H2 जुड़ रहा है ना, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है, कौन, ये ऑक्सीजन, तो इधर चला गया और H2 से संपर्क बना लिया। इधर देखो H क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। इसमें क्या हो रहा होता है,
प्राप्त कर रहे होते हैं, ग्रहण कर रहे होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसमें ऑक्सीजन ने ग्रहण कर लिया, वो सॉरी Cu ने ग्रहण कर लिया, तो Cu का क्या हो गया अपचयन, और इसमें देखो Na ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Na बना लिया, उधर था Na+ और इधर को एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो Na+ चार्ज खत्म, पूरा का पूरा Na बना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद आता है आपका ऑक्सीकारक या अपचायक। मतलब हम ऑक्सीकरण का, तो ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीकारक देखो, जिन पदार्थों का या किसी रासायनिक क्रिया में जिन पदार्थ का अपचयन होता है, ध्यान देना इसमें जस्ट उल्टा होता है, अगर अपचयन होता है तो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अर्थात अपचायक पदार्थ वह अपचायक पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का क्या होता है? अपचयन, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अर्थात वह अपचायक पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। देखो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक। उल्टा होता है, ध्यान देना। ऑक्सीकारक जो पदार्थ अपचायक अपचयन जिनका होता है वो होते हैं क्या? ऑक्सीकारक। देखो इनका अपचयन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। ठीक है, तो ये देखो जिसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसने क्या किया, कहाँ गया, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसने क्या किया? ग्रहण किया और Cl- बना लिया और I2 इधर हो गया। इधर सेम इसमें अपचायक किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। अर्थात अपचायक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है। देखो इसने क्या किया? I2 त्याग दिया और Fe बन गया तो ये अपना I2 बना लिया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अथवा त्यागता है। इसमें देखो रेडॉक्स अपक्रिया। अब रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। इधर देखो, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। मतलब एक का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का अपचयन होगा, क्या कहलाएगा आपका? ऑक्सीकारक। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। ठीक है, इसमें क्लियर है, कोई दिक्कत? सॉरी नहीं, ऑक्सीकारक थोड़ी नहीं कहलाएगा, दोनों होगा। रेडॉक्स में क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन। जैसे 2 कंपाउंड है तो एक का ऑक्सीकरण हो रहा होगा, एक का अपचयन, समझे? तो क्या कहलाएगा आपका? रेडॉक्स। देखो इधर ये ना CuO है, Cu का क्या हो रहा है? अपचयन। ये देखो H का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। मतलब क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है, तो क्या हुआ? अपचयन। पढ़े ना अभी ऊपर कि अपचयन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन इसमें निकल रहा है, और जिसमें इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। देखो H2 के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब आता है संचारण। संचारण ध्यान देना, बहुत पूछा जाता है। संचारण जो होता है बहुत पूछा जाता है, कभी कभी 3-3 नंबर में पूछ लेता है, तो इस चीज का क्लियर रखना। देखो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, क्या अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संचारित हो जाती है। कहने का मतलब उसका क्या हो जाता है? संचारण हो जाता है। क्या हो जाता है? संचारण। अब देखिए संचारण का मतलब होता है खराब होना या उसका क्षय होना। क्षय क्या होना? क्षय होना। जब कोई धातु अपने आसपास क्या करती है? अम्ल अथवा आर्द्रता। अम्ल मतलब समझ रहे हो ना, एसिड। ठीक है, अम्ल। आर्द्रता मतलब नमी, नमी और वायु। ठीक है, आर्द्रता मतलब वायु में जिसमें पानी की बूंदें हो। ठीक है, आदि के संपर्क में आती है तब यह संचारित हो जाती है। संचारित होती है, हो जाती है, या इसका लिख सकते हैं कि उसका क्या होने लगता है? क्षय। क्षय मतलब घटने लगती है, उसके कंपाउंड क्या होने लगता है? चेंज होने लगता है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारण। यहाँ पर संचारित लिखा हुआ है, गलती से लिख गया होगा। क्या लिखना है? संचारण। जैसे लोहे में जंग लगना और चांदी काली परत चढ़ना। कहने का मतलब चांदी पे क्या होता है? काली परत चढ़ना। ठीक है, उसमें देखे होगे चांदी क्या हो जाती है? कभी कभी काली हो जाती है, तो क्या हो जाती है? संचारित हो जाती है। लोहे में जंग लग जाना, ये क्या कहलाता है? संचारण। ठीक है, तो ये सारी चीजें तक आपका पूरा का पूरा पहला चैप्टर इसमें है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसका PDF चाहिए हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। जैसे व्हाट्सएप नंबर है 9452916538, उसमें लिख दीजिएगा PDF क्लास फर्स्ट। ठीक है, तो हम PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं, किसी को भी चाहिए हो PDF। तो और भी अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो लोग कक्षा 10 में हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर था क्लास फर्स्ट का, कक्षा 10 वालों का।
तो ये क्लास ओवर होती है। थैंक यू। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू।